नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमने स्टार्ट किया था। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी धारा घनत्व के बारे में, ठीक है क्या, कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको स्मॉल जैसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है दो अपनी चीज को देखना है। सबसे पहले अनुगमन वेग क्या है और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्या। अनुगमन वेग के लिए एक पर्टिकुलर व्यंजक भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुगमन वेग और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनुगमन वेग क्या है। देखिए, जब भी हम किसी चालक के अंतर्गत हम बात करेंगे, ये देखिए ये अपने पास कोई चालक है, ठीक है क्या, ये देखो ये अपने पास कोई चालक है, ठीक है। आपके लिए हम इसको जूम किए। तो इस चालक पर बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे और उन बहुत सारे परमाणुओं में आपको पता है दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास होते हैं उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर अर्थात बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होते हैं उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो हल्का से एनर्जी प्राप्त होने पर, चूंकि आकर्षण बल कम होने के कारण जो है परमाणु की कक्षा को बाहर निकल के उसके पृष्ठ पर गति करने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो धात्विक चालक है, तो यदि हम इसमें क्या करें, कुछ बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं अर्थात एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उस कंडीशन पर इसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है परमाणु के बाह्यतम कक्षक में उपस्थित होने के साथ साथ जो है एनर्जी पा करके धातु की सतह पर गति करने लगते हैं। तो ये गति कर रहे हैं तो ये धातु क्या धन आयन भी होगा। जब इससे क्या किए हैं, उससे निकले हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन करते हैं, क्योंकि इस पर किसी एक डायरेक्शन पर बल नहीं लग रहा है। तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन सपोज एक इधर गति कर रहे हैं, किधर मोशन कर रहे हैं, किधर मोशन कर रहे हैं, किधर मोशन कर रहे हैं, इधर, जैसे कि गैस के जो कण जिस प्रकार से गति करते हैं उसी प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जिधर पाए जेती पाए तेती क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जब जिधर पाए उधर गति करने लगते हैं तो आसपास के धन आयन से वो टकराएंगे। तो यदि मैं किसी एक डायरेक्शन पर इनकी गति अर्थात वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो क्या निकलता है, 0 निकलता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से टकरा गया, गति क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। लेकिन जब क्या करते हैं, अब हम दूसरा कंडीशन यदि हम लेते हैं कि जब इस चालक में मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब E is not is equal to 0। सपोज यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन पर है और निगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो ये देखिएगा E पर क्या देखेंगे, इस डायरेक्शन में यदि E मैं लगाया हूँ, सॉरी पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन पर, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरह उस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन पर सपोज P की दिशा है। तो इसमें देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखिए मैं आपकी समझने के लिए लगभग 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा ये देखिएगा जब ये धातु की सतह या फिर परमाणु की सतह बाह्य कक्षक को छोड़ के निकलेंगे तो उसमें कुछ धन आयन बचेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज से शो कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या E बराबर क्या होता है भाई, F/Q। दैट मींस F बराबर क्या जाएगा, QE बल लगेगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो E की विपरीत डायरेक्शन पर इस डायरेक्शन पर बल लगेगा, और इस डायरेक्शन में जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। चूंकि E की दिशा इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन गति करने स्टार्ट करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि इस डायरेक्शन पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, बल लगेंगे E की विपरीत दिशा। तो जैसे सपोज इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 10 इंक्रीज हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन स्पीडली चलने स्टार्ट किया तो आगे वाले परमाणु में आगे जाएगा तो देखिए धन आयन बैठा है जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था, तो फटाक से वो किसी न किसी धन आयन से क्या करेगा, टकराएगा। तो जब टकराएगा तो इसका वेलोसिटी जैसे ही बढ़ने स्टार्ट हुआ था 10, टकरा के कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिएगा पुनः चूंकि इस पर जैसे ही पार करेगा इसको फिर E उस पर बल लगाएगा, F बराबर QE बल, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और फिर वो जब आगे बढ़ेगा तो फिर किसी न किसी धन आयन से टकराएगा। सपोज 10 हुआ था, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस धातु के अंतिम सिरा पर लगभग पहुंचते रहेंगे तो देखिएगा इस कंडीशन पर अब इसकी एनर्जी लगभग कम हो गई, चूंकि धातु के धन आयन से टकरा रहे हैं, और इस कंडीशन में इसका मोशन लगातार बदल रहा था, इसकी गति लगातार
बदलने का इसकी वेलोसिटी भी लगातार बदल रही थी और अंत में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा कंडीशन में आ जाएगा जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। नियत औसत वेग, औसत मतलब होता है लगभग सभी को क्या मान लेते हैं हम, बराबर मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, सपोज एक किसी का बर्थडे था, सपोज राम का बर्थडे था, या फिर 3 दोस्तों को चॉकलेट बांटा, सपोज एक को 6 चॉकलेट दिया, एक को 3 चॉकलेट दिया और एक को मैं मान लेता हूँ कितना चॉकलेट दिया, 3 चॉकलेट दिया। अब देखिएगा सबको अलग अलग चॉकलेट दिया, लेकिन मैंने बोला राम औसतन कितना चॉकलेट दिया प्रत्येक व्यक्ति को, तो हम औसत निकालते हैं, तो 3 और कितना अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, तो 6 3 9 3 12, 12 बटे 3 दैट मींस 4 आएगा। तो ये बोला जाएगा कि राम ने प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 4 चॉकलेट बांटा, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। प्रत्येक को बांटे गए चॉकलेट की संख्या क्या होती है, अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन औसत में हम लगभग बराबर मान लेते हैं। तो सबका जो वेग है जो है धन आयन से टकरा टकरा करके ऐसे कंडीशन पर आ जाता है जब उनका जो वेग है लगभग बराबर मान लेते हैं सभी को, इसी को बोलते हैं औसत। और ये जो नियत औसत वेग आ गया, इसी नियत औसत वेग को हम इस भाषा में बोलते हैं अनुगमन वेग विद्युत धारा के अंतर्गत। ठीक है क्या, तो ये है। तो कब ये प्राप्त हुआ, जब ये E is not is equal to 0 बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए थे तब। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उसी नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है क्या, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति पर धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत, ये वर्ड आवश्यक है ना, नियत औसत वेग से गति करते हैं, ठीक है, उसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अंत में करते हैं। याद रखिए अनुगमन वेग को हम जो है Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd से प्रदर्शित, V मतलब वेग होता है और D मतलब उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो करेगा। ध्यान देने की बात यह है कि अनुगमन वेग को हम जो है अपवाह वेग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यह थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो इतना ही आपको याद रखना है अनुगमन वेग की परिभाषा में। रिपीट करते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उन्हीं नियत औसत वेग को हम जो है अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित किया जाता है। V मतलब वेलोसिटी और D मतलब ड्रिफ्ट के लिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है क्या, ये अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अनुगमन वेग की परिभाषा समझने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। याद रखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है क्या, चलिए प्रोसेस को समझते हैं। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध अपने को ज्ञात है। देखिए तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। अब यहाँ से V में और I में रिलेशन ज्ञात करना, तो आपको पता होगा वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को L मान लिया तो समय T, तो यहाँ से मैं T बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो अनुगमन वेग बोलूंगा तो L और V यहाँ जाता है VD। दैट मींस T के वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा तो VD और I में संबंध आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने को आवेश चाहिए, तो सबसे पहले हम किसी भी चालक का कुल आवेश निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे और T के वैल्यू कहाँ से पुट कर लेंगे, वेग बराबर दूरी बटे समय से, और उन दोनों को पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, चलिए तो सबसे पहले हमने हमारा टारगेट है कुल आवेश को निकालना, तो हम पहले एक चालक कंसीडर कर लेते हैं। तो माना ये एक चालक है, देखिए जिसकी लंबाई, ये एक चालक है, नाम दे देता हूँ PQ, और इसकी लंबाई में मान लेता हूँ, इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है, और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसको मैं किसी बैटरी से जोड़ दिया, भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाना है तो ये मैं बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक नियत औसत वेग से गति करेंगे। इसी नियत औसत वेग को मैं क्या बोलूंगा, Vd बोलूंगा। ठीक है क्या, देखिए तो सबसे पहले अपने टारगेट क्या है, धारा में I बराबर Q अपॉन मेटेरियल में कुल आवेश अपने को निकालना है। ठीक है क्या, तो सबसे पहले जो चालक कंसीडर किए उसके बारे में देखते हैं। तो माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l और अनुप्रस्थ परिच्छेद का
परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो A है तो देयरफॉर PQ चालक का आयतन कितना होगा? तो आयतन का फार्मूला आप जानते हो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दैट मींस लंबाई गुणा क्षेत्रफल भी लिख सकता हूँ। तो A ये क्या आ जाएगा? इसका आयतन निकल जाएगा। अब हमारा टारगेट है कुल आवेश निकालना। तो हम देखिए चालक पर कुल आवेश निकालना चाहता हूँ। तो चालक में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यदि मैं चालक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश उसका कुल आवेश हो जाएगा। सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा हम मान लेते हैं, माना कि चालक के प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं मान लिया n। अब एक अपने को पता है तो हम जितना चाहे उतना का निकाल सकते हैं। जैसे एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपये, अब जितना को पूछ लो भाई, 1000 को बोलोगे 1000 को गुणा कर देंगे, 200 को पूछेगा तो 200 को गुणा कर देंगे। तो देखिएगा यदि प्रत्येक अंक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो अपने पास PQ का आयतन क्या है? देखो Al है। तो देयरफॉर PQ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? प्रत्येक अंक आयतन पर n है और अपने पास आयतन क्या है? Al। तो ये n का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इतने इलेक्ट्रॉन है अपने चालक के अंतर्गत, तो देयरफॉर अब देखिएगा यदि 10 इलेक्ट्रॉन है किसी चालक पर तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 10 को गुणा करूंगा तो उसके साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? ALN इतना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E। तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या कितनी हो जाएगी? E की गुणा हो जाएगा। तो देयरफॉर अब लिख दीजिएगा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E होता है। तो देयरफॉर PQ पर कुल आवेश, तो PQ पर कुल आवेश कितने हो जाएगा? कैपिटल Q से शो किया तो एक पर इतना है तो इतना पर क्या हो जाएगा? ALNE। ये देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए Q आ गया, तो धारा के फार्मूला में Q हमने लेके आ गया और Q के बाद क्या लाना है अपने को? स्मॉल t लेके आना है। तो स्मॉल t कहाँ से लाएंगे अपने को? धारा। ठीक है, यह स्मॉल t क्या है? इलेक्ट्रॉन को चालक P से या फिर चालक के बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में लगने वाला समय है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि अनुगमन वेग क्या होता है भाई? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? L है और समय कितना लगेगा? हम मान लेते हैं स्मॉल t। तो देयरफॉर अनुगमन वेग VD है। तो यहाँ से t बराबर निकालूंगा तो L अपॉन में क्या आ जाएगा? VD। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए धारा की परिभाषा को लेकर के हम दोनों को कम्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q अपॉन पर स्मॉल t। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो देखिएगा यहाँ से अब मैं क्या करूँ? Q और T के वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं। मान रखने पर जैसे मैं मान रखूंगा तो देखिएगा यहाँ से I बराबर आ जाएगा Q की वैल्यू क्या है? देखो ये, तो ALNE अपॉन पर T की वैल्यू क्या है? L अपॉन पर VD। तो देखिएगा ऊपर का L और नीचे का L कट गया है तो यहाँ से I बराबर क्या आया? VD ऊपर जाएगा तो ठीक है NEA और ये क्या हो जाएगा? VD। ये है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो यही क्या है? अभीष्ट संबंध है। यही अभीष्ट संबंध है जो हम निकालना चाहते थे। ठीक है क्या? ये तो ये अपने को निकला विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हम यहाँ से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? तो देखिएगा चूंकि हम जानते हैं धारा जो घनत्व होता है वो क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। तो यहाँ से देखिएगा स्मॉल j बराबर I की वैल्यू क्या है? LEA VD अपॉन पर ये नीचे का A हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कैपिटल A ऊपर का और नीचे का कट जाएगा। देयरफॉर धारा घनत्व J बराबर निकलेगा NEVD। ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध।
तो जो भी आपके पूछे आप यहाँ तक निकालने को, यदि आपको ये पूछा जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध बताइए तो अब यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सरल है भाई। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि धारा बराबर क्या होता है Q/T, आवेश प्रवाह की दर को, तो T के वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कुल आवेश अपने को इस प्रकार के प्रोसेसर से निकालना है। तो यह है अपने पास अनुगमन वेग क्या होता है और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप नोट करें और उसको बना के एक बार जरूर देखें। ठीक है क्या, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।